आज भी मैं मायूस और थका हारा घर वापस आ गया था। रेडी को सारा दिन धक्का लगाते लगाते मेरे तो कंधे ही जवाब देने लगे थे। मैंने घर का दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही अम्मा ने दरवाज़ा खोला, मेरा लटका हुआ मुंह देखकर अम्मा भी समझ गई थी कि आज भी मुझे कुछ पैसे जमा नहीं हुए होंगे। अम्मा ने मेरा लटका मुंह देखा तो दरवाज़ा खोलकर अम्मा भी खामोशी से अंदर चली गई। मैंने रेडी को धकेल कर अंदर किया और रेडी पे लगे आम संभालने लगा। मैं बहुत थक चुका था। मैंने सारे आम संभाल कर रखे और कमरे में चला गया। अम्मा खामोशी से एक गहरी सोच में बैठी हुई थी। मुझसे अम्मा की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। मैं बेहद परेशानी में भी अम्मा के पाँव में जाकर बैठ गया। अम्मा के पाँव पकड़कर दबाने लगा और अम्मा से कहने लगा, अम्मा मुझे माफ़ कर दें, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन खुदा जाने मेरे ये आम बिकने का नाम क्यों नहीं लेते। मैं सारा दिन रेडी को धकेलता गली गली फिरता हूँ, लेकिन फिर भी 1 रुपया इकट्ठा नहीं कर पाता। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। मेरा तो काम दिन ब दिन बढ़ने के बजाय ख़त्म होता जा रहा है। अम्मा ने मेरी बात सुनी तो मेरे सर पर हाथ फेरा। मेरी आंखों में आंसू थे। अम्मा ने मेरे आंसू साफ करते हुए कहा, तू परेशान ना हो बेटा, अल्लाह ने ये हमें आजमाइश डाली है और दुआ बस ये है कि हम अल्लाह की दी गई आजमाइश पर पूरे उतर जाएं। अल्लाह पाक हमें इस आजमाइश में कामयाब करे। अम्मा ने अपना शफकत भरा हाथ मेरे सर पर रखा। मैंने अम्मा की गोद में सर रख लिया। मैं जानता था कि आज भी घर में खाने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी दिन गुजर चुके थे। मेरी हालत में सुधार नहीं आ रहा था। मेरी कमाई इतनी भी नहीं हो रही थी कि मैं एक वक्त का खाना ही पकवा लेता। कुछ देर में अम्मा की गोद में लेटा रहा कि अम्मा ने अचानक से मुझे कहा कि जाओ हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। मैं हैरान होकर अम्मा का मुंह तकने लगा। अम्मा की आंखों में भी आंसू थे। अम्मा कहने लगी, बेटा बुरा वक्त बताकर नहीं आता, लेकिन जब आता है फिर अच्छी तरह आजमा कर जाता है। तुम परेशान मत हो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मेरा इतना मेहनती बेटा है, एक न एक दिन तुम्हारी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। मैं मुस्कुराने लगा। मैंने अम्मा से पूछा कि खाना आया कहाँ से है। अम्मा ने बताया कि सामने वाली बाजी ने बचा हुआ सालन भेजा था और साथ बचा हुआ आटा भेजा था। वो लोग अपने अम्मा अब्बा के घर जा रहे थे तो कुछ खाना पड़ा था, वो मुझे दे गई कि ज़ाया ना हो। मैंने हाथ मुंह धोया और खाने के दस्तरखान पर बैठ गया। मैं खाना देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और सोचने लगा कि वाह रब, तू अपने बंदे को भूखा नहीं सुलाता। ये आजमाइश है, एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगी। तू अपने बंदे का किसी भी हाल में साथ नहीं छोड़ता। मैं ये सोच रहा था और साथ साथ खाना खा रहा था। खाना खाते ही मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा आम संभाल ले, मुझे सुबह जल्दी रेडी लेकर जाना है। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं ये आम अपने शहर से बाहर जाकर शहर की तरफ बेचना शुरू करूँ। हो सकता है कि शहर में मेरे आम अच्छी कीमत पर बिक जाएं। अम्मा ने कहा, जो भी तुम्हारे हक में बेहतर होगा वही होगा इंशाल्लाह। हम बातें करते हुए अपने अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह फजर की अजान की आवाज़ कानों में पड़ी तो मेरी आंख खुली। मैं जल्दी से उठा और वज़ू किया और नमाज अदा करने लगा। मैंने रोकर अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि आज जिस रास्ते को मैं चुनने लगा हूँ, मुझे उस रास्ते पे कामयाबी दे। मेरे आम सारे बिक जाएं और मेरी अच्छी कमाई हो जाए। कितने ही दिन गुजर गए, अच्छा खाए हुए और मुस्कुराते हुए घर आए हुए। इस बार तू मेरी मदद करना। मैं यही दुआ करता रहा कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। देखा तो अम्मा दरवाजे पे खड़ी मुझसे कह रही थी, नमाज से फारिग होकर कुरान पाक की तिलावत भी कर लेना और फिर नाश्ते के लिए किचन में आ जाना, मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। मैंने अम्मा को हाँ में सर हिलाते हुए जाने दिया था। मैंने नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत की और फिर जल्दी से नाश्ते के लिए किचन की तरफ जाने लगा। मैं किचन में गया तो अम्मा ने रात वाला सालन ही गर्म किया हुआ था और साथ गरम गरम रोटी बना रखी थी। मैंने जल्दी से एक रोटी खाई, अल्लाह का शुक्र अदा किया, पानी पिया और अपनी रेहड़ी को सजाने लगा। मैंने सब सामान अपनी रेहड़ी पर तरतीब से रख लिया था। अम्मा को अल्लाह हाफिज करते हुए मैं गांव की गलियों में आवाज़ें लगाने लगा। सुबह सुबह का वक्त था, सब लोग जाग रहे थे। हर कोई मेरी आवाज़ तो सुन रहा था। आकर रेहड़ी पर आम देखता, लेकिन खरीदता कोई भी नहीं था। मगर मैंने हिम्मत ना हारी। मैंने दिल में जो इरादा किया था, मैं उस इरादे को पूरा करने के लिए गांव से बाहर जाने लगा। गांव से बाहर शहर के जानिब जाते हुए एक सुनसान रास्ता था, एक सुनसान सड़क जो जंगल से होती हुई शहर को जा मिलती थी। मैं उस सड़क पर अपनी रेहड़ी को धकेलते हुए शहर की जानिब जाने लगा।
जैसे ही मैं उस सुनसान सड़क पर पहुंचा तो मैं एकदम से बहुत ज़्यादा घबरा गया था, क्योंकि हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। ये शॉर्टकट रास्ता तो था और मैंने इसी रास्ते को इसलिए अपनाया था कि मैं जल्दी शहर पहुंच जाऊंगा। शॉर्टकट रास्ते से इसके अलावा जो रास्ता था उस पर गाड़ियों की और ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए मैंने शॉर्टकट रास्ता ही इस्तेमाल करना मुनासिब समझा। जब मैं उस सुनसान सड़क के दरमियान में पहुंचा तो चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था और जंगल से अजीबोगरीब किस्म की खौफनाक किस्म की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मुझे एक दफ़ा तो बहुत ही ज़्यादा डर महसूस हुआ, लेकिन मैं अल्लाह का नाम लेते हुए शहर की तरफ जाने लगा। कुछ देर का फासला तय करने के बाद मुझे शहर की सड़कें दिखाई देने लगी। जैसे ही मैं उन सड़कों पर पहुंचा तो एक बहुत ही खूबसूरत सोसाइटी थी जिसकी कुशादा सड़कें थीं। मैं उन सड़कों पर चलने लगा। मैं सोसाइटी के अंदर दाखिल हो गया और सदा लगाने लगा कि आम ले लो, मीठे आम ले लो, पहले चेक करो फिर दाम दो। ये सदा मुसलसल लगा रहा था, लेकिन दूर दूर तक मुझे कोई भी गाहक दिखाई नहीं दे रहा था। मैं मुसलसल आगे बढ़ता जा रहा था। मैं इसी उम्मीद पर इस सोसाइटी में रेड़ी धकेलता आगे जा रहा था कि शायद सोसाइटी में बनी किसी कोठी का गेट खुले और कोई गाहक निकले और मुझसे कुछ आम खरीद ले। लेकिन बहुत मेहनत के बाद भी मेरे कुछ आम भी ना बिक पाए थे। मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। गली गली फिरकर मेरी अब बस हो गई थी। मैंने दिल में सोचा कि मैं वापस घर चला जाता हूँ। अंधेरा भी छाने लगा था, लेकिन फिर मेरे दिल में ये ख्याल आया कि आज भी अगर मैं खाली हाथ घर गया तो अम्मा बहुत ज़्यादा मायूस हो जाएंगी। मैं यही सोचता हुआ घर वापस जाने लगा था कि अचानक दूर से मुझे किसी ने आवाज़ लगाई। मैं आवाज़ सुनकर रुक गया और पीछे मुड़कर देखने लगा तो मोटरसाइकिल पर सवार एक आदमी मेरी तरफ आ रहा था। उसने जैसे ही मेरी रेहड़ी के पास मोटरसाइकिल आकर रोकी तो मुझसे आम के दाम पूछने लगा। मैंने उससे दाम बताए तो कहने लगा, तुम तो बहुत महंगे आम दे रहे हो, लगता है सुबह से तुम्हारा एक भी आम नहीं बिका। मैं खामोश रहा। उसने मुझसे 5 किलो आम खरीदे, लेकिन जो दाम मैं बता रहा था उससे भी कम दाम उसने मुझे दिए। मैंने बहुत कहा कि आप पैसे कम दे रहे हैं, इतने में तो मेरी खरीद भी नहीं है, लेकिन वो आदमी मुसलसल बहस करता रहा और मुझे कम पैसे पकड़ाकर चलता बना। मेरी आंखों में पानी आ गया। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को कंट्रोल किया था और आसमान की तरफ देखते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो आज के खाने का तो इंतज़ाम हो जाएगा। कुछ ना सही तो आज खाना तो खाने को मिलेगा। शाम गहरी होती चली जा रही थी। बहुत तेज़ी से अंधेरा छाए जा रहा था। सूरज कहीं बादलों में छुपने लगा था। मुझे फिक्र हो रही थी कि मैंने जंगल के रास्ते को अभी पार करना था। मैं तेज़ तेज़ कदम से घर की तरफ जाने लगा। चलते चलते जैसे ही मैं जंगल वाली सुनसान सड़क पर पहुंचा तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि सड़क के दोनों तरफ फैला घना जंगल एक खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। मैं मुंह में अल्लाह के नाम का जिक्र करता हुआ चलता जा रहा था। जैसे ही मैं सड़क के दरमियान में पहुंचा तो खौफनाक किस्म की आवाज़ें आने लगी। मैंने इधर उधर देखा। मुझे दूर दूर तक सिवाय काले अंधेरे के और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं दिल में दुआ करने लगा कि मैं खैरियत से घर पहुंच जाऊं। दोबारा कभी मैं इस वक्त इस सड़क से नहीं जाऊंगा। चारों तरफ घुप अंधेरा था कि अचानक एक दरख्त के पास मेरी नज़र पड़ी। अंधेरे में काली चादर में लिपटी एक औरत मुझे दिखाई दी। मैंने करीब जाके देखा तो वो औरत बेहद खूबसूरत थी, जो रात के इस अंधेरे में दरख्त के साथ टेक लगाए उदास बैठी थी। मैं उसके करीब से गुजरा तो ना चाहते हुए भी मैं वहाँ पर रुक गया। मैंने उस औरत से पूछा कि आपको कोई परेशानी है, आप रात के वक्त इस जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? उस औरत ने मेरी किसी भी बात का जवाब ना दिया। मैं हैरानी से उसे देखता रहा। मैंने उस नौजवान खूबसूरत औरत से दोबारा यही सवाल किया तो उसने नज़रें उठाकर मेरी तरफ देखा। वो रो रही थी। वो मुझसे कहने लगी कि मैं रास्ता भटक गई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मेरे पास उसको देने के लिए और तो कुछ नहीं था। मैंने आम की रेड़ी में से कुछ आम उठाकर उसको दे दिए और उससे कहा कि ये रख लो, इन्हें खाकर हो सकता है कि तुम्हारी भूख कम हो जाए। वो कहने लगी कि मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, दुआ चाहिए। मुझे दुआ दे दो कि मेरा काम कारोबार रिस्क में बरकत और इजाफा हो। उसने मुझे हाथ उठाकर यही दुआ दी। न जाने उसके मुंह से सुनी गई दुआ से मेरे दिल में अजीब सा सुकून बरपा हो गया। मुझे बहुत ही तसल्ली हुई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सब बिगड़े काम संवरने वाले हैं।
मैं उस औरत को आम देकर अपने रास्ते चलने लगा। तभी उसने मुझे फिर से आवाज़ देकर रोका। जैसे मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो मेरे साथ साथ चलने लगी और मुझसे कहने लगी कि मैं रास्ता भटक गई हूँ, क्या आप मुझे किसी रोशनी वाली सड़क तक पहुँचा देंगे। मैंने उससे कहा, ठीक है, आप मेरे साथ साथ चले, मैं आपको मेन रोड का रास्ता दिखा देता हूँ। वो नौजवान खूबसूरत औरत मेरे साथ साथ चलने लगी। रास्ते में उसने मुझे बेइंतहा दुआएं दी। मैंने उसको मेन रोड तक छोड़ा, फिर मैं अपने गांव की तरफ चलने लगा। मैं जल्द ही अपने घर पहुंच चुका था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो अम्मा मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। अम्मा ने फ़ौरन से पहले दरवाज़ा खोल दिया और मुझसे पूछने लगी कि आज काफ़ी देर लगा दी, सब ठीक तो है। मैंने अम्मा से कहा, जी अम्मा, सब ठीक है। आज मैं शहर गया था और शहर की एक सोसाइटी में चक्कर लगा कर आया हूँ। अम्मा पूछने लगी कि कुछ फ़ायदा भी हासिल हुआ या सब बेकार गया। अम्मा समझ गई कि आज भी मेरे आम नहीं बिके। मैंने अम्मा से कहा कि आज सिर्फ 5 किलो आम बिके हैं। सारी सोसाइटी मारा मारा फिरता रहा, लेकिन किसी ने भी 1 किलो आम तक नहीं खरीदा। फिर वापस आ रहा था कि अचानक से कोई मोटरसाइकिल पर सवार था जो मुझसे आम खरीद कर चला गया और उसी में से मैंने पैसे कमाए हैं। आज मैंने सारे दिन में इसी 5 किलो के पैसे कमाए हैं। अम्मा ने मुझे तसल्ली दी और कहने लगी कि कोई बात नहीं, आज 5 किलो बिके हैं तो कल 10 किलो बिक जाएंगे। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता कारोबार में बरकत होती जाएगी। मैंने अम्मा से कहा, आज तो मुझे देर हो गई है, इसलिए खाने के लिए मैं कुछ भी नहीं ला सका। अम्मा ने कहा, सामने वाली बाजी जो सामान देकर गई थी उसमें से अभी कुछ बाकी बचा था, मैंने उसी का खाना बना लिया था। मैं जानती थी कि आज जो भी कमा के लाओगे वो कल ही इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए मैंने खाना तैयार कर लिया था। मैं खुश हो गया कि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। भूख का जोर इतना था कि मेरा दिल हाथ और मुंह भी धोने को नहीं कर रहा था। मैंने सुबह का नाश्ता किया हुआ था और सारा दिन मारा मारा फिरकर मेरी बस हो चुकी थी। मैंने जल्दी से अम्मा से खाना मांगा और खाना खाने लगा। खाना खाते मुझे वो औरत याद आने लगी। मैंने अम्मा से उस औरत के बारे में जिक्र किया। मैंने अम्मा को बताया कि जंगल के बीचों बीच रास्ते में एक औरत जो भूखी प्यासी बैठी थी, वो रास्ता भूल चुकी थी और भूखी थी। मैंने उसे कुछ आम खाने को दिए और उस भटकी हुई औरत को रास्ता भी दिखाया। यही वजह है कि मुझे घर आने में देर हो गई है। मैं तो बहुत वक्त पहले का शहर से निकल चुका था। मैंने अम्मा को बताया कि वो औरत मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं देती गई है, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही अम्मा, कि इतनी रात में वो अकेली जान उस दरख्त के पास बैठी क्या कर रही थी। अम्मा ने मुझसे कहा कि जंगल के बीच से जो शॉर्टकट रास्ता शहर को जाता है उसके बारे में बेशुमार कहानियाँ गांव में मशहूर हैं। आज के बाद तुम कभी भी शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल मत करना, क्योंकि वहाँ पर भूत प्रेत, चुड़ैल और जिन्नात की कई कहानियाँ सुनाई गई हैं। सुना गया है कि उस जंगल में जिन्नात का बसेरा है। गांव के अक्सर लोग उस रास्ते को इस्तेमाल नहीं करते। मैंने माना कि ये शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन खतरात से खाली नहीं है, इसलिए जिस रास्ते पर खतरा महसूस हो उस रास्ते को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तुम्हें भी शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। सीधे सीधे रास्ते जाते, भले उसमें कोई आधा घंटा लेट हो जाते, लेकिन खतरा किसी किस्म का नहीं होना था, क्योंकि वो सड़क रात गई तक जगमगाती रहती है। उस सड़क पर हर वक्त रौनक रहती है, गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। दोबारा मैं तुम्हें कभी भी शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करते ना देखूं। अम्मा ने मुझे इतना बड़ा लेक्चर सुना दिया था। खाना खाने के बाद मैं और अम्मा चाय पीने लगे। मुझे फिर सुबह जल्दी रेड़ी लेकर निकलना था। मैंने बाकी फल संभाला और सोने की। सुबह फजर के वक्त आंख खुली, नमाज अदा की, कुरान पाक की तिलावत करने के बाद मैंने अम्मा से कहा कि जल्दी से आप नाश्ता तैयार कर दे, मैं अपनी रेड़ी धो लूँ। रेड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। मैंने अपनी रेड़ी को अच्छे से धोया और साफ करने के बाद उस पर अपना साजो सामान सजाने लगा। मैंने आम को बहुत खूबसूरती के साथ पूरी रेड़ी पर सजा रखा था। अभी मैं रेड़ी सजाकर फारिग हुआ था कि अम्मा की आवाज़ आई, फारूक आकर नाश्ता कर लो। मैं जल्दी से अम्मा की पहली ही आवाज़ में सारा काम छोड़कर नाश्ता करने चला गया। आज मैंने अम्मा से कहा कि मुझे दोपहर के लिए भी कुछ खाना बांध दे, क्योंकि मुझे आज भी घर आने में देर हो जाएगी और दोपहर में मुझे बहुत शिद्दत की भूख महसूस होती है। फिर मैं खाना ना होने की वजह से सारा दिन भूखा प्यासा फिरता रहता हूँ और यही वजह है कि मुझे थकावट हो जाती है। भूखे पेट रेड़ी को धक्का तक नहीं लगाया जाता। अम्मा ने मुझसे कहा, ठीक है तुम नाश्ता करो, मैं तुम्हारे लिए दोपहर के कुछ खाने का बांध देती हूँ।
میں نے ناشتہ کیا। اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اماں کی دعاؤں کے ساتھ میں نے بسم اللہ کر کے ریڑھی گھر سے باہر نکالی۔ میں آواز لگاتا ہوا سیدھا چلتا گیا۔ آج میں نے اماں کی بات کو ذہن میں رکھا تھا کہ میں شارٹ کٹ راستہ استعمال نہیں کروں گا، اس لیے میں دوسرے راستے سے شہر جانے لگا۔ جیسے ہی میں نے دوسرے راستے پر ریڑھی ڈالی تو میں ابھی درمیان میں ہی پہنچا تھا جب دونوں طرف سے ٹریفک بلاک ہو گئی۔ اب میں ٹریفک کے کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ میرا آدھا پونا گھنٹہ اسی انتظار میں ضائع ہو گیا، لیکن ٹریفک نہیں کھلی تھی۔ سننے میں آیا کہ روڈ پر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک بلاک ہے اور یہ ابھی کئی گھنٹوں تک کھلنے والی نہیں ہے۔ میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا، کیونکہ اب نہ میں آگے جا سکتا تھا اور نہ ہی ریڑھی پیچھے کو دھکیل سکتا تھا۔ میرے آگے پیچھے ہر طرف ٹریفک ہی ٹریفک تھی۔ تبھی میری نظر کچے راستے پر پڑی جو کہ سڑک سے بالکل سیدھا جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہ راستہ شارٹ کٹ کے راستے کو جا ملتا ہے، تو لوگ کہنے لگے جی جا تو ملتا ہے، لیکن اس راستے کے بارے میں بہت ساری خوفناک باتیں سن رکھی ہیں، اس لیے اس راستے پر جانا بے وقوفی ہے۔ میں نے لوگوں کی باتیں غور سے سنی ضرور تھی، لیکن اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا وہ میری مرضی تھی۔ میں نے تیزی سے اپنی ریڑھی کو دھکا لگاتے ہوئے کچے راستے پر اتار دیا۔ اب میں اس راستے پر اللہ کا نام لیتے ہوئے جانے لگا۔ کافی سفر کرنے کے بعد مجھے جنگل نظر آیا۔ میں جنگل کے بیچ اپنی ریڑھی کو دھکیلتے ہوئے شارٹ کٹ راستے پر پہنچ گیا۔ شارٹ کٹ راستے سے میں دھکا لگاتے ہوئے تیز تیز قدم شہر کی طرف نکل گیا۔ جیسے ہی میں شہر کی جانب پہنچا تو دور دور تک کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں پھر سے آج اسی سوسائٹی میں جانے لگا۔ اس سوسائٹی میں بھی جیسے ہی ریڑھی اندر لے کر جانے لگا تو سوسائٹی کے باہر ہی مجھے گارڈ نے روک لیا اور مجھ سے میرا نام پتہ پوچھنے لگا۔ میں نے اس سے بتایا کہ میرا نام فاروق ہے اور میں آم بیچتا ہوں۔ میں کل بھی اس سوسائٹی میں آیا تھا، لیکن کل مجھے یہاں کسی نے نہیں روکا تھا۔ گارڈ بتانے لگا کہ میں کل یہاں پر نہیں تھا، میں چھٹی پر تھا، اور میری جگہ جس گارڈ کو یہاں بٹھایا گیا تھا وہ گارڈ کہیں اندر جا کر سو چکا تھا، اس لیے بہت زیادہ شکایات سننے کو ملی تھی، جس وجہ سے مجھے آج واپس آنا پڑا۔ گارڈ سے میری اچھی خاصی ہیلو ہائی ہو گئی تھی۔ گارڈ نے مجھے اندر جانے دیا اور کہنے لگا کہ ہر دروازے کے آگے کم از کم 2 منٹ آواز ضرور لگانا، بڑے لوگ ہیں جلدی آواز نہیں سنتے، جیسے ہی تمہاری آواز اندر جائے گی تو سب لوگ آم خریدنے ضرور آئیں گے۔ جتنے مزے کے تمہارے آم لگ رہے ہیں یہ تو پوری سوسائٹی ہی تمہاری ریڑھی خرید لے گی۔ میں خوش ہو گیا اور 2 آم گارڈ کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اسے کہنے لگا کہ یار میرے لیے دعا کرنا، میرا کام کاروبار بہت مندہ چل رہا ہے، دعا کرنا کہ میری یہ کوشش کامیابی میں بدل جائے۔ باتیں کرتے ہوئے میں اپنی ریڑھی دھکیلتا سوسائٹی کے اندر لے گیا۔ جیسا کہ گارڈ نے کہا تھا میں نے ویسا ہی کیا۔ ہر گھر کے آگے 2-3 منٹ میں نے آواز لگائی، لیکن کچھ دیر تک تو کوئی بھی کوٹھیوں سے باہر نہیں آیا اور کسی نے بھی میری آواز نہیں سنی۔ کچھ دور ہی گیا تھا کہ اچانک سے ایک گھر کا دروازہ کھلا، اندر سے خوبصورت نوجوان لڑکی نکلی اور مجھ سے کہنے لگی کہ بھیا آم کس طرح دیے ہیں۔ میں نے اس کو آم کا بھاؤ بتایا تو وہ بے حد خوش ہوئی آم دیکھ کر، بے انتہا خوش ہوئی، کہتی کہ سوسائٹی کے لوگوں کا تو سب سے پسندیدہ پھل آم ہے۔ میں حیران ہوں کہ تمہاری ریڑھی ابھی تک بھری پڑی ہے، یہاں پر تو کوئی فروٹ کی ریڑھی آ جائے تو خالی ہوئے بغیر جاتی نہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو فروٹ لینے گاڑی پر دور جانا پڑتا ہے، لیکن جب فروٹ کی ریڑھی اندر آ جائے تو پھر سب لوگوں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ گھر بیٹھے ہی اچھا فروٹ لے لیا جائے۔ وہ مجھ سے باتیں کر رہی تھی، تبھی اس نے مجھ سے 5 کلو آم کی ڈیمانڈ کی۔ میں نے جلدی سے بنا بحث کیے اس کو 5 کلو آم تول کر دے دیے۔ اس نے مجھے منہ مانگا دام دیا اور کوٹھی میں اندر چلی گئی۔ میں بہت زیادہ خوش تھا کہ چلو آج جس دام پہ میں چاہتا تھا اسی دام پر میرے آم بک گئے تھے۔ میں چند قدم ہی آگے چلا تھا کہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے گھروں کے دروازے کھلنے لگے اور سب لوگ آم لینے کے لیے میرے قریب آنے لگے۔ سب لوگوں نے مجھے منہ مانگا دام دیا۔ آج میری آم کی پوری ریڑھی خالی ہو چکی تھی، صرف 4 آم باقی بچے تھے۔ یہ آم میں نے لاکھ کوشش کی کہ کسی کو ویسے ہی دے دوں، لیکن کسی نے بھی نہ لیے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آم کسی اور کے نصیب کے میری ریڑھی پر پڑے ہیں۔ میں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس گھر جانے لگا۔ آج ابھی شام کا ٹائم تھا، میرا سارا فروٹ بک چکا تھا، اب مجھے جلدی گھر پہنچنا تھا۔ اماں کو کچھ سودا دیتا اور پھر نئے آم کی تلاش میں نکلنے کا سوچ رہا تھا، کیونکہ ابھی سوسائٹی کے آدھے بھی گھر نہیں ہوئے تھے جنہوں نے مجھ سے آم خریدے تھے۔
अभी तो बहुत सारे लोग मायूस होकर वापस घरों में चले गए थे। मैं उनसे कहकर आया था कि मैं कोशिश करूंगा कि आज ही और आम लेकर आ जाऊं, लेकिन अगर ना आ सका तो मैं वादा करता हूं कि सुबह मैं लाजमी आप लोगों के लिए आम लेकर आऊंगा। मैं जंगल के रास्ते ही घर वापस जाने लगा, क्योंकि इधर का रास्ता अभी तक खुला नहीं था, क्योंकि आज शॉर्टकट रास्ते पर कुछ गाड़ियां आती दिखाई दे रही थी। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि दूसरा रास्ता अभी तक ब्लॉक था। मैं भी जंगल वाली सड़क से ही घर वापस जाने लगा। सड़क बेहद सुनसान थी, लेकिन आज मुझे बिल्कुल भी खौफ नहीं आ रहा था। मैं तेज तेज कदम चलता अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ घर जा रहा था कि अचानक से फिर उसी पेड़ के नीचे मेरी नजर पड़ी। उसी पेड़ के नीचे आज भी वो औरत बैठी रो रही थी। जैसे ही मैंने नजर डाली तो ये वही औरत थी जो मुझे कल नजर आई थी। मैंने फौरन से पहले अपनी रेहड़ी को रोका और उसके पास जाने लगा। मैंने जाके उस औरत से पूछा कि आज भी आप यहाँ बैठी हैं या आज भी आप रास्ता भटक गई हैं। तो वो औरत मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और मुझसे कहने लगी कि नहीं, आज मैं रास्ता नहीं भटकी। तो मैंने कहा, फिर आप यहाँ क्यों बैठी हैं और रो क्यों रही हैं? औरत कहने लगी, रो तो मैं इसलिए रही हूँ कि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, और बैठी मैं इसलिए हूँ यहाँ कि मुझे कहीं जाना है और यहाँ सांस लेने के लिए बैठ गई थी। भूख के मारे मुझसे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा रहा था। मेरे जहन में आया कि अम्मा ने आज मुझे दोपहर के लिए कुछ खाने को दिया था और मैं खुशी के मारे आज खाना खाना ही भूल गया था। वैसे भी आज मैं जल्द फारिग हो गया था, इस वजह से भूख का एहसास भी नहीं हुआ। मैंने सोचा क्यों ना मैं ये खाना इस औरत को दे दूं, ये खाना खा लेगी तो मैं घर जाकर कुछ ना कुछ खा लूँगा। इसलिए मैंने जल्दी से वो शॉपर पकड़ा और उस औरत के हाथ में थमा दिया। मैंने उससे कहा कि तुम ये खाना खा लो, ये मेरी माँ ने मेरे लिए मुझे दिया था, लेकिन मैं आज जल्दी फारिग हो गया हूँ, इसलिए मैं घर जाकर खा लूँगा। तुम ये खाना खा लो। मैंने 7 जो आम बचे थे वो भी उसकी झोली में रख दिए। वो बहुत खुश हुई और मुझे दुआएं देने लगी। मैं उसके पास बैठ गया और मैंने उससे कहा कि तुमने कल मुझे बहुत दुआएं दी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि मेरा फल जो कि इतने दिनों से नहीं बिक रहा था, ख़राब होता जा रहा था, आज वो सारे का सारा बिक गया है। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर तुम बुरा ना मानो, तुम्हारे पास अगर खाने को कुछ नहीं है तो तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। मेरी अम्मा बहुत अच्छी हैं। मेरी अम्मा तुम्हें खाना भी देंगी और रहने के लिए जगह भी देंगी। वो औरत खुश हो गई और मेरे साथ जाने के लिए राज़ी हो गई। मैंने उस औरत को अपने साथ लिया और घर की तरफ जाने लगा। न जाने उस औरत के होते हुए मेरा सारा डर ख़त्म हो गया था। मुझे बिल्कुल भी इस सुनसान सड़क से डर नहीं लग रहा था। मैं बेखौफ होकर उसके साथ अपने घर की तरफ जाने लगा। कुछ ही फासला तय करने के बाद मैं अपने घर पहुंच गया। जैसे ही मैंने अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अम्मा ने पूछा कि कौन है। जब मैंने अम्मा से कहा कि मैं फ़ारूक हूँ, दरवाज़ा खोले, तो अम्मा के हैरान होने की इंतहा ना रही थी। अम्मा ने झट से दरवाज़ा खोला और परेशान होकर मुझसे कहने लगी कि सब खैरियत तो है, तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी थी। अम्मा ने मुझे खुश देखा तो अम्मा के भी चेहरे पर एकदम से खुशी की लहर दौड़ी। अम्मा ने मुझसे कहा कि सब ठीक तो है। मैंने अम्मा को अपने साथ लगाया और कहा कि अल्लाह का शुक्र है और आपकी दुआएं हैं। अम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज देखो कैसा मौजज़ा हुआ, मेरी सारी रेहड़ी फल से खाली है। सारा फल हाथों हाथ बिक गया। अभी लोगों को और ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन मेरे पास फल ही ख़त्म हो गया था, इसलिए मुझे जल्दी घर आना पड़ा। मुझसे बातें करते हुए अम्मा की नज़र उस औरत पर पड़ी। अम्मा ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा कि ये औरत कौन है। मैंने अम्मा से कहा कि सारे सवाल आप दरवाजे पर ही पूछ लेंगी, अंदर तो आने दें। हम लोग जल्दी से अंदर हुए। मैंने अपनी रेहड़ी अंदर की और अम्मा से कहा कि ये वही औरत है जो कल मुझे भटकी हुई रास्ते में मिली थी और ये भूखी थी। मैंने उसे आम दिए थे और इसने मुझे ये दुआ दी थी कि जाओ, कल से तुम्हें अपना फल बेचने में किसी भी किस्म की कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी और तुम्हारा फल हाथों हाथ बिक जाएगा। अम्मा, उसकी दुआ बहुत कमाल की थी जो फ़ौरन मुझे लग गई और मेरा सारे का सारा फल हाथों हाथ बिक गया। और आज जब मैं वापस आ रहा था तो ये औरत फिर रास्ते में मुझे मिली और रो रही थी। ये भूखी थी। मैंने इसे अपना खाना दिया और फिर साथ अपने घर ले आया। अम्मा, उसकी दुआ से मेरे काम में बरकत पैदा होने लगी है, इसलिए मेरी इल्तिजा है कि आप इसे अपने साथ इस घर में रख लें। इसका कोई घर कोई ठिकाना नहीं है और वैसे भी ये भूखी प्यासी दर दर की ठोकरें खा रही है। अम्मा ने मेरी सारी बात सुनी तो उस औरत से पूछने लगी कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। उस औरत ने बताया कि मैं यतीम हूँ,
मेरे आगे पीछे कोई नहीं। शादी हुई थी, मियाँ ने घर से निकाल दिया, इसलिए दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। अम्मा को भी उस पर तरस आ गया और अम्मा ने उसे अपने साथ रखने की इजाज़त दे दी। अब ये औरत हमारे साथ हमारे ही घर रहने लगी थी। आज सुबह जब मैं काम पर जाने के लिए उठा तो मैंने देखा कि वो औरत रेहड़ी के पास खड़ी है। मैं हैरान हो गया कि ये मेरी रेहड़ी के पास क्या कर रही है, लेकिन जैसे ही मैंने थोड़ा आगे होकर देखा तो वो मेरी रेहड़ी को साफ कर रही थी और मेरी रेहड़ी पर आम के टोकरे बड़ी तरतीब के साथ सजा रही थी। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि ये एक रहमदिल औरत थी। मैंने उसे रोका कि आप मत करें, मैं खुद कर लेता हूँ, मगर मेरे रोकने तक वो सारा काम निपटा चुकी थी। फिर हमने नाश्ता किया और मैं अम्मा और उस औरत को अल्लाह हाफिज करता हुआ अपने काम के लिए निकला। रेहड़ी बाहर निकाली तो वो औरत दरवाजे पर खड़ी मुझे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे कहने लगी कि आज भी तुम्हारे सिर्फ 4 आम ही बचेंगे और वो जो 4 आम बचेंगे वो मेरी अमानत होंगे। मैं हंसने लगा और कहा कि आप जितनी मर्जी ले लें। वो मुझसे कहने लगी, नहीं मुझे पसंद नहीं, मुझे सिर्फ वो ही 4 आम चाहिए जो बचेंगे। मैं हाँ में सर हिलाता हुआ अपनी रेहड़ी को धकेलता शहर की जानिब जाने लगा। आज भी मैं उसी सोसाइटी में गया था क्योंकि मैं वहाँ से लोगों से वादा करके आया था कि आम लेकर दोबारा ज़रूर आऊँगा। जैसे ही मैंने उस सोसाइटी में कदम रखा, मैंने सबसे पहले 2 आम गार्ड के हाथ में दिए और फिर रेहड़ी को धकेलते हुए सोसाइटी के अंदर जाने लगा। जैसे जैसे मैं आवाज़ लगा रहा था वैसे वैसे मेरे सब ग्राहक मेरे इर्द गिर्द जमा हो रहे थे। मैंने एक जगह जाकर रेहड़ी को रोक लिया था। अब सब मेरी रेहड़ी पर ही आ रहे थे। सब ने लम्हे भर में मेरे सारे आम खरीद लिए। आज तो मैं पहले से भी ज़्यादा जल्दी फारिग हो गया था। मैं हैरान था कि मेरा काम जो कि बिल्कुल ही बंद हो चुका था और मैं मारा मारा फिर रहा था, अब कैसे तेज़ तेज़ चल रहा था कि मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी ये रेहड़ी है और ये मेरे ही आम हैं जो हाथों हाथ बिक रहे हैं। फिर भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, कल से भी ज़्यादा जल्दी घर वापस जाने के लिए निकला। जैसे ही मैं उस सुनसान सड़क पर पहुंचा और तेज़ तेज़ कदम से घर जाने लगा तो मुझे फिर दरख्त के नीचे वही औरत बैठी नजर आई। मैं अब तो बेहद हैरान था क्योंकि मैं तो उसे घर छोड़ कर आया था और अब तो वो हमारे साथ हमारे ही घर में रह रही थी। फिर वो इस दरख्त के नीचे कैसे आई और यहाँ पर क्या कर रही थी? मुझे ये देखकर बहुत ही हैरत हुई। मैं उसके पास गया और जाकर पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप तो घर पर थीं। वो मुझसे कहने लगी कि मैं यहाँ अपने आम लेने आई हूँ, जो 4 आम तुमने बचाए हैं वो लेने आई हूँ। मैंने रेहड़ी पर नज़र डाली तो मेरी रेहड़ी पर 4 आम पड़े थे। मैंने वो आम उठाए और उस औरत के हाथ में थमा दिए, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल माऊफ हो चुका था ये सोचने के लिए कि आखिरकार ये कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है। मैंने जब उससे पूछा कि क्या आज भी आप रास्ता भटक गई हैं, तो वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि नहीं, रास्ता तो नहीं भटकी, हाँ रास्ता रोक के ज़रूर खड़ी हूँ। मैं हैरान होकर उसका चेहरा देखता रहा। मुझे हैरत इस बात की हो रही थी कि आज उसके पास ऐसा क्या बहाना होगा जो ये मुझे लगाती। मुझे उससे खौफ आने लगा था। वो मेरे साथ साथ चलती हुई घर की जानिब आने लगी। कुछ ही फासला रह गया था घर पहुंचने में। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पीछे कोई नहीं था। वो औरत गायब हो चुकी थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से उसी औरत ने दरवाज़ा खोला। मैं उसे अंदर देखकर हैरान और परेशान रह गया। वो औरत मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ है, सब ठीक है, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैंने उसके किसी भी सवाल का जवाब ना दिया और सीधा घर के अंदर रेहड़ी को धकेलता हुआ चला गया। मैं अम्मा के पास गया और अम्मा से जाकर कहने लगा कि क्या ये औरत सारा दिन घर से बाहर नहीं निकली थी? अम्मा ने मुझे बताया कि नहीं, ये तो मेरे साथ काम कर रही थी और ये सारा दिन घर पर ही थी। आज सारा घर का काम इसी ने किया है। ये बहुत नेक और अच्छी औरत है, एहसास करने वाली है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। अम्मा ने मेरी परेशान होने की वजह जानना चाही तो मैंने अम्मा को भी कोई जवाब ना दिया और खामोशी से अपने कमरे में चला गया। मैं जाकर सोचने लगा कि ये कैसे मुमकिन है कि एक औरत एक ही वक्त में 2 जगह पर मौजूद हो। मैं काफ़ी देर ये सोचता रहा लेकिन मुझे कोई भी बात समझ में नहीं आई। थक हार कर मैं उठा और अब अम्मा से जाके खाना मांगने लगा। आज खाना भी उसी औरत ने पकाया था। खाना बहुत मज़े का था। मैंने खाना खाया और जाकर अपने बिस्तर पर लेटकर फिर से वही सोचने लगा। उन्हीं सोचों ने मुझे आकर घेर लिया था। ना चाहते हुए भी मुझे बार बार ये ख्याल आ रहा था कि आखिर ये कैसे मुमकिन है।
बहरहाल मैंने इस बात को सर पर ज्यादा सवार ना किया और उसे अपनी बहन समझते हुए इस बात को नजरअंदाज कर दिया। अगली सुबह जब मैं फिर अपने काम के लिए जाने लगा तो उस औरत ने मुझे फिर यही दुआ देकर घर से रुखसत किया। मैं कल वाला वाकया अपने जहन से निकाल चुका था। मैं मुस्कुराता हुआ अम्मा और उस औरत को अल्लाह हाफिज करता हुआ अपने काम के लिए निकला। आज मैंने अपनी सोसाइटी का रुख चेंज करना था, इसलिए मैं दूसरी सोसाइटी में जाने के लिए तेज कदम चलता रहा। अब मैं जल्दी ही दूसरी सोसाइटी में पहुंच गया था। वहां तो मुझे आवाज़ भी लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी। एक काम वाली जो कि काम कर रही थी, उसने जब मुझे रेडी को सोसाइटी के अंदर धकेलते हुए देखा तो दौड़ी अंदर गई और जाकर अपनी मालकिन से कहा कि आम वाला आया है। मालकिन जल्दी से घर से बाहर निकली और आकर मुझसे आम के दाम पूछने लगी। मैंने आज आम के दाम काफ़ी बढ़ाकर बताए थे, क्योंकि आज का आम बहुत ही शानदार था, बहुत मीठा और बड़े साइज में था। उस औरत ने बगैर कोई बहस किए मुझे मेरे मुंह मांगे दाम देकर आम खरीदने लगी। मुझे हैरत हो रही थी और साथ ही साथ बेहद खुशी भी हो रही थी कि मैं आजकल जो कुछ मुंह से निकालता हूँ वो पूरा होता जा रहा है। लेकिन ये किसकी दुआ का नतीजा था, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। मेरे इस काम के पीछे बहुत से लोगों की दुआएं थीं। मैं सबको ही इस काम में बरकत की वजह मानता था। सबसे हैरत की बात ये थी कि मैं आज पहले 2 दिन से बहुत जल्दी फारिग हो गया था और मेरी रेहड़ी पर आज भी सिर्फ 4 आम बचे थे। मैं हैरत ज़दा था कि सारा माल बिक जाता है, ये 4 आम रोज़ाना बच जाते हैं। इसकी क्या वजह है, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी। ये 4 आम मैं उसी औरत को देता था, इसलिए आज मैंने दिल में ये बात ठान ली थी कि मैं आज जाकर उससे इन बचे 4 आम के मुतालिक बात ज़रूर करूँगा। जैसे ही मैं घर के लिए रवाना हुआ तो आज भी मेरी नज़र उसी दरख्त पर पड़ी। मैं उस दरख्त के करीब से गुजरा तो उस दरख्त के नीचे कोई भी नहीं बैठा था, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद पीछे कदमों की आहट महसूस हुई। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुस्कुराते हुए उसने अपने मुंह से मेरा नाम लिया। फारूक, आज भी तुम जल्दी वापस आ गए हो। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैंने पीछे मुड़कर ना देखा और तेज तेज कदम चलता हुआ घर की जानिब जाने लगा। घर के पास पहुंचकर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही औरत आहिस्ता आहिस्ता कदम चलती मेरी तरफ आ रही थी। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि मैं घर के पास पहुंच गया हूं और घर का दरवाज़ा खटखटा रहा हूं, तो अचानक से वो गायब हो गई। आज तो ये मेरा वहम नहीं था, आज तो ये हकीकत थी, क्योंकि मैंने बहुत ही होशो हवास में आज भी उसे देखा था। आज ये मेरा वहम नहीं था। मैं यही दिल में सोचता हुआ दरवाज़ा खटखटाने लगा कि अंदर से अम्मा ने दरवाज़ा खोला। मैंने दरवाज़ा खोलते ही अम्मा से कहा कि वो औरत कहाँ पर है। अम्मा मुझसे कहने लगी कि अंदर काम कर रही है। मैंने अम्मा से कहा कि नहीं, वो अंदर नहीं है, वो अभी मेरे साथ मेरी रेहड़ी के साथ साथ चलती हुई घर आ रही थी। अम्मा ने कहा कि फारूक, वो तो सारा दिन घर से नहीं निकलती, सारा दिन घर के कामों में मसरूफ़ रहती है, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। मेरी घबराहट देखते हुए अम्मा ने इस बात का तो अंदाज़ा लगा लिया था कि कोई ना कोई मसला ज़रूर है, लेकिन क्या है ये तो किसी को भी नहीं मालूम था। मैं जल्दी से अंदर गया। मैंने 4 आम उस औरत के हाथ में थमाए और गुस्से से उससे कहने लगा कि आखिर तुम कौन हो, एक ही वक्त में 2 जगह तुम कैसे मौजूद हो सकती हो। कल भी मैंने तुम्हें दरख्त के नीचे बैठे देखा और आम पकड़ाए और काफ़ी देर तक मैं तुम्हारे साथ बातें करता घर चला आया, लेकिन अचानक से तुम गायब हो गई। आज भी तुमने यही सब कुछ किया। मैं जब वो सुनसान रास्ते से गुजरा तो तुम वहाँ पर नहीं बैठी थी, लेकिन आधे रास्ते में तुम मेरे पीछे आने लगी। जैसे ही मैं घर के करीब पहुँचा तो तुम फिर गायब हो गई। आखिर ये माजरा क्या है। मैंने उस औरत से कहा कि मुझे सब सच सच बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें इस घर से धक्के देकर निकाल दूंगा। इतना कुछ होने के बाद भी उस खूबसूरत औरत ने मेरी किसी भी बात का जवाब ना दिया। मैंने उसे घर छोड़ के चले जाने को कहा और वो जाने लगी। अम्मा ने काफ़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने कहा मुझे तो समझ नहीं आ रही थी, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। अब मेरे कहने से वो औरत घर छोड़कर जा चुकी थी। सुबह मेरी आंख खुली तो दिन चढ़ चुका था। मैं बेहद हैरान हुआ कि आज मेरी आंख लेट क्यों खुली। खैर, मैं जल्दी से रेहड़ी की तरफ गया और रेहड़ी को साफ करके सजाने लगा। नाश्ता किए बगैर ही रेहड़ी को पकड़ा और घर से बाहर आम बेचने के लिए निकल गया। आज मैं उस सुनसान रास्ते से नहीं गया था। मैं सीधे सीधे रास्ते से बहुत लंबा सफ़र तय करके आखिरकार शहर पहुंच गया। शहर में जाकर मैं उसी सोसाइटी में गया जहां मैं कल गया था, लेकिन मेरा एक भी आम ना बिका। मैं आवाज़ें लगा लगा कर थक गया था। जिन लोगों ने कल मुझसे वादा किया था कि हम आपसे आम खरीदेंगे, आज वो लोग भी अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे।
میں نے ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور انہیں بتایا کہ میں آم لے کر آیا ہوں، اب آ کر لے لو۔ تو سب لوگ ایسے مجھے گھور رہے تھے جیسے انہوں نے مجھے اس سوسائٹی میں پہلی دفعہ دیکھا ہو۔ لوگ ایسی باتیں کر رہے تھے جیسے میں انہیں آم نہیں کوئی زہر کی پوڑیاں بیچ رہا ہوں۔ سب لوگ میرے اوپر ٹوٹ پڑے اور مجھ سے کہنے لگے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ سوسائٹی میں کوئی بھی ریڑھی لے کر نہیں آتا۔ میں بہت زیادہ حیران ہوا کیونکہ کل ہی تو میں سوسائٹی میں آم بیچ کر گیا تھا اور آج یہ لوگ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں۔ یہ سوچ کر میں بہت پریشان اور حیران ہونے لگا۔ سوسائٹی والے نے مجھے دھکے دے کر سوسائٹی سے باہر نکال دیا۔ سوسائٹی کے گارڈ نے بھی مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے کسی کی بد دعا لگ گئی ہو۔ میرا کام پہلے کی طرح رک چکا تھا۔ میرا آج ایک بھی آم نہیں بکا تھا۔ مجھے بہت اندھیرا ہونے لگا لیکن میں 1 روپے کی بھی کمائی نہیں کر پایا تھا۔ میں رونے لگا اور اللہ سے دعا کرنے لگا کہ یہ کیسی آزمائش ہے۔ میں سوچنے لگا کہ مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہوا جس کی وجہ سے میرا کام اس طرح سے ہو گیا۔ میں روئی جا رہا تھا کہ اچانک سے میری آنکھوں کے سامنے وہی عورت آنے لگی۔ میں نے دل میں سوچا کہ جب سے وہ عورت میرے گھر میں آئی تھی تب سے میرا روزی رزق کا کام عروج پر تھا، لیکن آج جب کہ میں نے اسے گھر سے نکال دیا ہے اور وہ گھر میں نہیں ہے تو مجھے یہ ضلالت دیکھنے کو مل رہی ہے۔ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اس عورت کا کوئی نہ کوئی تو میرے کام میں حصہ تھا۔ کسی نہ کسی طرح وہ عورت میرے کام سے جڑی تھی۔ میں اس کو تلاش کرنے لگا اور میں اسی سنسان سڑک پر تیز تیز قدم چلنے لگا کہ شاید مجھے وہ عورت اسی سنسان سڑک پر مل جائے، لیکن مجھے وہ عورت یہاں کہیں پر بھی نظر نہ آئی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا اور دل میں دعا کرنے لگا کہ ایک دفعہ مجھے وہ عورت نظر آ جائے، میں دوبارہ کبھی بھی اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کروں گا۔ میں نے ہر جگہ اسے تلاش کیا لیکن وہ مجھے کہیں نہ ملی۔ میں مایوس ہو کر گھر کی طرف جانے لگا۔ جیسے ہی میں گھر کے قریب پہنچا تو وہ عورت میرے گھر کے دروازے کے آگے بیٹھی رو رہی تھی۔ میں جلدی سے اس کی طرف جانے لگا اور جاتے ہی میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں تھی؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا مگر تم کہیں نہیں ملی۔ آج میری 1 روپے کی بھی کمائی نہیں ہوئی۔ وہ مسکرانے لگی اور اپنے آنسو صاف کر کے کہنے لگی، میرے پاس گھر نہیں تھا اور تم نے بھی مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھلوایا اور اس کا بازو پکڑ کے اسے گھر کے اندر لے گیا اور جا کر اماں کے سامنے بٹھا دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر کار تم کون ہو؟ اپنی اصلیت بتاؤ، کیونکہ جب تم میرے ساتھ رہی ہو میرا کام بہت اچھا چلا ہے، لیکن آج جب کہ تم میرے ساتھ نہیں تھی اور میں تمہیں گھر سے نکال چکا تھا، آج میرا 1 روپے کا بھی کام نہیں ہوا۔ آج ہمارے گھر میں پھر وہی فاقہ ہے جو کہ چند ہفتے پہلے تھا۔ میرے سارے سوالوں کا اس نے ایک ہی جواب دیا۔ اس عورت نے بتایا کہ میں ایک جن زادی ہوں، بھوک کی وجہ سے میں بھٹک گئی تھی۔ مجھے سچ میں راستہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ جب تم نے میری بھوک مٹائی اس وقت میں میرا ساتھ دیا جبکہ مجھے کوئی بھی روٹی کا ایک نوالہ بھی دینے کو تیار نہیں تھا۔ تم نے میرا احساس کیا اور مجھے کھانے کے لیے آم دیے۔ تبھی میں نے دل میں یہ بات سوچ لی تھی کہ میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی، میں بھی تمہیں ترقی کی راہوں پر لے کر جاؤں گی۔ یہی وجہ تھی کہ میں کسی بہانے سے تمہارے ساتھ تمہارے گھر آ کر رہنے لگی تھی۔ اس کے منہ سے جب میں نے جن زادی کے الفاظ سنے تو میری روح تک کانپ اٹھی تھی۔ اماں بھی ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میں نقصان پہنچانے والوں میں سے نہیں ہوں، میں ایک اچھے جنات کے کنبے سے تعلق رکھتی ہوں اور لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ بہت ہی بے حس اور خود غرض ہیں تبھی میں نے واپس جانے کا سوچا، لیکن بھوک اس قدر لگی تھی کہ مجھے واپسی کا راستہ ہی یاد نہیں آ رہا تھا۔ اور جب میں نے تمہیں پریشان حال دیکھا اور دیکھا کہ تم دل کے کتنے اچھے ہو تو تمہاری مدد کرنے لگی۔ مجھے یہ سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جتنی ترقی اور جتنا کاروبار میرا چمک رہا تھا یہ سب اس جن زادی کی دعاؤں کی وجہ سے تھا، اس کی موجودگی کی وجہ سے تھا۔ میں نے اس سے معافی مانگی اور اسے اپنے گھر میں ہمیشہ کے لیے جگہ دے دی۔ آج اللہ کا شکر ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اور اس کی موجودگی سے اور اس کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی ترقی دی کہ میرے آج آم کے اپنے باغات ہیں اور میں گاؤں چھوڑ کر شہر آباد ہو گیا۔ اتنا بڑا گھر اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے۔ اماں نے ایک اچھی لڑکی دیکھ کر میری شادی کر دی۔ میں اپنی بیوی اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بے حد خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے جن ذاتی جیسی نعمت سے نوازا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔